हेलो फ्रेंड्स, तो अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। जैसा कि हमारे प्लेलिस्ट के अनुसार हम चलते चले आ रहे हैं, तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक, अब हम स्टेट में घुसेंगे। तो धीरे धीरे स्टेट के जितने भी प्रोविजन हैं, गवर्नर से लेके स्टेट असेंबली, स्टेट काउंसिल, ये सब हम देखेंगे इसी में। और इसमें बहुत सारी चीजें आएंगी, तो इसमें राज्यपाल और प्रेसिडेंट से भी हम कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो अब हम स्टेट में घुसेंगे। तो अब स्टेट में मैं आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगा इसमें। तो अब हम शुरू करेंगे पहले गवर्नर। तो जो स्टेट में है, ये भाग 6 में है, तो आप ये ध्यान में रखिएगा, क्योंकि भाग से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। और गवर्नर मतलब राज्यपाल। तो अब राज्यपाल मान लीजिए कि जैसा कि आप एंशिएंट हिस्ट्री या फिर मिडिएवल हिस्ट्री या फिर मॉडर्न हिस्ट्री, तो आप कहीं भी देखिएगा, तो जब देश यूनाइट था तो अब देशों को प्रोविंस में बांटा गया था, मतलब छोटे छोटे राज्यों में। और वो राज्यों का जो प्रशासन था वो चलाने के लिए इतिहास से ही गवर्नर का प्रोविजन है। और तो अब मैं आपको इतिहास पढ़ाऊंगा, तो उसमें बताऊंगा कि हर एक जो राजा होता था सेंटर में, वो गवर्नर को नियुक्त करता था, जो उसका स्टेट प्रोविंस होता था उसको चलाने के लिए। चीजें वही हैं, बस आज कल उसको कॉपी पे लिख दिया गया है और मतलब स्ट्रक्चर वे में कर दिया गया है यही, लेकिन चीज वही है जो इतिहास में चली आती थी। और जो ब्रिटिश सरकार आई यहाँ पे, ब्रिटिश मतलब अंग्रेज शासन करने लगे भारत पे, तो उन्होंने भी ये चीजें किया था। तो वो भी स्टेट को चलाने के लिए गवर्नर नियुक्त करते थे, तो उसी को हमने अपने संविधान में रखा है। तो अब हम देख लेते हैं इसको। तो एक मान लीजिए कि ये राष्ट्रपति और सीओएम जो सेंटर में होता है। तो जैसा कि हमने बात कर लिया है कि राष्ट्रपति और सीओएम यूनियन जो काउंसिल होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो वो सेंटर में होता है। वैसा ही सेम हमने फेडरल हमारा सिस्टम है, तो वैसे ही सेम स्टेट में भी सेम ही स्ट्रक्चर है। स्टेट में भी सीओएम होते हैं और सेंटर में भी सीओएम होते हैं, और देश का प्रधान पूरा प्रेसिडेंट होता है। वैसे ही राज्य का प्रधान राज्यपाल होता है। तो ये आप ध्यान रखिए। लेकिन अब इसमें एक बात यह है कि सीओएम जो होते हैं वो तो इलेक्शन के थ्रू आते हैं, डायरेक्टली इलेक्शन के, और राष्ट्रपति इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू चुना जाता है, जो कि हमारे प्रतिनिधित्व जो होते हैं एमपी एमएलए, वो वोट करके प्रेसिडेंट को चुनते हैं। लेकिन यहाँ पे राज्यपाल में आप ध्यान रखिए कि राज्यपाल में कोई इलेक्शन का प्रोसेस नहीं। राज्यपाल को मेनली सेंट्रल गवर्नमेंट चुनती है, मतलब प्रेसिडेंट चुनते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट काम सीओएम के कहने पे ही करते हैं, ये आप ध्यान में रखेंगे। तो अब इसमें बोला गया कि प्रेसिडेंट को तो इनडायरेक्टली चुना जा रहा है, लेकिन अब राज्यपाल को अपॉइंट किया जाता है। तो इसका एक ये भी बोला गया उसमें कि अगर सीओएम को डायरेक्ट चुनिएगा और राज्यपाल को भी डायरेक्ट चुनिएगा, तो उसमें पावर को लेके शक्ति संतुलन में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है दोनों के बीच में, कि आखिर में पावरफुल कौन है। और दूसरी बात इसमें ये बोला गया कि राज्य में सेपरेशन की टेंडेंसी आने लगेगी, मतलब वो अलग होना चाहेंगे, क्योंकि मान लीजिए कि राज्यपाल भी इलेक्शन के थ्रू आ रहा है और जो सीएम सरकार होती है सीओएम, वो भी इलेक्शन के थ्रू ही आती है। तो सेंटर से फिर मतलब ही क्या है उनको। इस वजह से बोला गया कि राज्यपाल को प्रेसिडेंट नियुक्त करेगा, ताकि वो जुड़े रहें सेंटर से, हमेशा कभी भी अलग होने की टेंडेंसी राज्य में ना आ पाए। तो ये इतना प्रोविजन किया गया। और राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है, तो मैंने बता भी दिया कि राज्य का, जैसे कि सेंटर में सारे काम प्रेसिडेंट के नाम से होते हैं, वैसे राज्य में सारे काम राज्यपाल के नाम से होते हैं। और केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व भी करता है। तो दो काम करता है ये, राज्य का तो पूरा काम इनके नाम से होता है, और दूसरा ये काम करते हैं कि केंद्र सरकार के प्रतिनिधित्व करते हैं स्टेट में। क्योंकि मान लीजिए अगर केंद्र और स्टेट में कम्युनिकेशन करना होगा तो किससे करेगा, इस वजह से राज्यपाल को नियुक्त किया जाता है। तो अब हम देख लेते हैं आगे। तो आर्टिकल आप देखिए इसमें 153। तो इसमें बोला गया है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। तो पहले था कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होता था, लेकिन इसको संशोधन कर दिया गया 7वां संविधान संशोधन 1956 में, और एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। इसमें ये प्रोविजन किया गया। तो 7वां संविधान संशोधन द्वारा ये प्रोविजन आ गया कि अब एक राज्यपाल 2 राज्य में भी राज्यपाल बन सकता है, और अगर दूसरे राज्य का राज्यपाल बनता है तो वहां का भी शपथ लेना होगा इनको। तो जो भी आप अगर पद को लेते हैं दोबारा या फिर एक बार, तो उस पद का शपथ आपको लेना है, और वेतन उसी अनुपात में दिया जाएगा, दोनों राज्य के अनुपात में। मतलब 2 राज्य में आप काम कर रहे हैं तो दोनों अनुपात में दिया जाएगा, और वो प्रेसिडेंट निर्धारित करते हैं। तो जैसे कि आप 2 जॉब अगर करते हैं तो दोनों की सैलरी मिलती है, तो वैसे ही अगर वो 2 काम कर रहे हैं तो उनको सैलरी उसी अनुपात में दिया जाएगा, और वो प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं। और अब हम देख लेते हैं कि आखिर में योग्यता क्या है राज्यपाल बन। तो आर्टिकल 157 में दिया है, और इसमें 2 ही योग्यता बताई गई है। पहली योग्यता है भारत का नागरिक होना चाहिए। तो ऐसा कोई भी ऑफिस नहीं है, सारे इंपॉर्टेंट ऑफिस में आपको भारत का नागरिक होना कंपलसरी है, और 35 वर्ष की आयु पूरा कर
चुका हो। तो प्रेसिडेंट और इनकी आयु सेम है। और अब हम देख लेते हैं कि नियुक्ति अपॉइंटमेंट कैसे होता है इनका। तो अपॉइंटमेंट 155 द्वारा राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति करेगा मंत्रिपरिषद के कहने पे। तो राष्ट्रपति 99% चांस में मंत्रिपरिषद के ही कहने पे कोई भी काम करता है। और नियुक्ति के संबंध में वारंट जारी किया जाता है। राज्य के मुख्य सचिव पढ़कर सुनाते हैं ये वारंट को। तो नियुक्ति मतलब कि वारंट मतलब एक सर्टिफिकेट दिया जाता है कि आपको इस राज्य का राज्यपाल बनाया जाता है। तो ये होता है। तो अब हम देख लेते हैं कि इनकी शपथ के बारे में। तो शपथ है कि इनको आर्टिकल 159 के तहत संविधान की रक्षा तथा लोगों के कल्याण की शपथ लेते। तो संविधान की रक्षा और लोगों की कल्याण का शपथ लेते हैं। और संबंधित हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और वरिष्ठतम न्यायाधीश, मतलब कि हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, मुख्य न्यायाधीश इनको दिलाते हैं शपथ। अगर वो नहीं है तो उनके अलावा जो भी वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे वो शपथ दिलाएंगे राज्यपाल को। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। और पद और शर्त हम देख लेते हैं इसमें। यदि संसद या विधानसभा के सदस्य तो पिछला पद छोड़ना होगा। तो अगर ये मान लीजिए कि राज्यपाल बनते हैं, तो अगर ये पहले किसी पद पे हैं, संसद या फिर विधानमंडल के MP MLA कुछ भी हो, तो इनको उस पद को छोड़ना पड़ेगा, तब जाके ये राज्यपाल बनेंगे। और अन्य कोई भी लाभ का पद नहीं ले सकते। तो जो लाभ का पद मैंने बताया था, तो आप वो वीडियो पिछली वीडियो में देख सकते हैं, जो जैसा कि सीक्वेंस से आ रहा है। तो ऐसा कोई लाभ के पद पे अगर होंगे तो इनको नहीं दिया जाएगा ये चीज। और पद पे रहते हुए वेतन आदि में हानिकारक परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो मतलब इंडिपेंडेंट रहने के लिए जो भी ये सब पद है ऑफिस, तो जैसे न्यायाधीश वगैरह हैं, ये लोग हैं, CGI है और CAG है, तो इन लोगों के पद को मतलब सैलरी वगैरह में कमी नहीं की जाती है, क्योंकि इससे इनकी पद की इंडिपेंडेंस खत्म हो जाती है। क्योंकि मेनली अगर उनके पास पैसा नहीं होगा तो वो अपनी जिंदगी का गुजारा कैसे करेंगे। इस वजह से हानिकारक परिवर्तन तो नहीं कर सकते, लेकिन अच्छा परिवर्तन कर सकते, बढ़ा सकते हैं, लेकिन आप घटा नहीं सकते। और वेतन आदि का निर्धारण संसद द्वारा किया जाता है। तो मेनली संसद ही सारी काम करती है, तो वेतन आदि का निर्धारण भी संसद के द्वारा ही किया जाता है। और अब हम देख लेते हैं कि पदावधि क्या है, मतलब पद से। तो कार्यकाल इनका 5 वर्ष का होता है। तो कार्यकाल तो इनका 5 वर्ष का होता है, लेकिन राष्ट्रपति जब चाहे इनको हटा सकता है 156 के तहत। तो ये आप ध्यान में रखिएगा कि इनका कार्यकाल फिक्स नहीं होता है। 5 वर्ष कार्यकाल तो है, लेकिन राष्ट्रपति अपने मन से कभी भी हटा सकता है। मतलब अपने मन से मतलब जो भी सेंटर में गवर्नमेंट है वो हटाएगी, राष्ट्रपति बस हटाते हैं कहेगी वो। मेरे लिए ऐसा भी देखा जाता है कि जैसे सरकार चेंज होती है सेंटर में, तो राज्यपाल को भी चेंज कर दिया जाता है, क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रतिनिधित्व वही स्टेट में करते हैं। इस वजह से अब मान लीजिए जो पार्टी नहीं है सरकार में, अब उसके एजेंट को उस स्टेट में भेजना फिर अच्छा नहीं होगा, क्योंकि वो अलग बातें मान सकता है। तो इस वजह से उनको हटा दिया जाता है, या फिर वो खुद ही हट जाते हैं, ऐसा होता है। और अपना त्याग पत्र दे दे प्रेसिडेंट को, तब भी पद से हट जाएगा। और हटाए जाने का आधार संविधान में उल्लेख नहीं है। तो संविधान में उल्लेख नहीं है कि किस आधार पर उनको हटाया जा सकता है। तो मेनली इस बात को लेके काफी सारा विवाद भी रहता है कि इनका पद फिक्स नहीं है और प्रेसिडेंट इनको कभी भी हटा सकते हैं। तो मेनली ये देखा जाता है कि राज्यपाल का जो पद है वो सेंट्रल गवर्नमेंट में जिसकी सरकार है, अगर स्टेट गवर्नमेंट में उस पार्टी की सरकार नहीं है, तो उन सरकार को परेशान किया जाता है उसमें। ये देखा जाता है हमेशा टेंडेंस। तो राज्यपाल को लेके बहुत सारी रिकमेंडेशन भी आई है, तो वो भी हम देखेंगे कि अभी सरकारिया कमीशन के बारे में कि क्या राज्यपाल को लेकर रिकमेंडेशन दिया है उन्होंने, तो उसको भी हम देखेंगे, क्योंकि मेंस में आपको वो सब चीजें लिखनी होंगी। तो अब हम देख लेते हैं शक्ति और कार्य क्या है इनके। तो लाइक एज ए प्रेसिडेंट जैसे कार्य है उनका ही सेम इनका भी कार्य है यहाँ पे। तो आर्टिकल 154 के तहत कार्यपालिका शक्ति जिनका उपयोग अपने अधीनस्थ अधिकारी की सलाह से करते हैं। तो जैसा हमने प्रेसिडेंट में देखा था कि कार्यपालिका शक्ति या तो वो खुद करे या फिर अधीनस्थ अधिकारी के साथ मिलकर करे, तो वही चीजें यहाँ भी है। अधीनस्थ अधिकारी मतलब कि ये स्टेट CEO है, तो जो वो होगी वही उनका कहना मानना पड़ेगा राज्यपाल को। और आर्टिकल 163 है, इसमें बोला गया है कि मंत्रिपरिषद के परामर्श पे ही काम करेगा, स्वविवेक को छोड़। तो जो डिस्क्रिशनरी पावर है इनको, मतलब अपना, उसको छोड़ के इनको हमेशा मंत्रिपरिषद के कहने पे ही काम करनी पड़ेगी। तो जो स्टेट की सरकार होती है उनका बात ही मानना पड़ेगा। तो अब हम ये भी देखेंगे कि इनकी स्वविवेक का है। तो आप लोग बिल्कुल चिंता ना करें, मैं एक एक चीजें बताता हूँ, आपसे कोई चीजें छूटने वाली नहीं। और आप राज्यपाल से क्वेश्चन भी आ चुके हैं बहुत, तो वो आप जाके देख सकते हैं, आपसे सारे क्वेश्चन बनेंगे उसमें। और आर्टिकल 164 है, उसमें राज्यपाल CM को और उनकी सिफारिश पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। तो जैसा कि हमने सेंटर में देखा था कि PM की नियुक्ति करते हैं प्रेसिडेंट, और उसके बाद PM जो बोलेंगे उस मंत्री की नियुक्ति करनी पड़ती है। तो वही सेम प्रोविजन यहाँ पे है कि राज्यपाल एक बार CM की नियुक्ति कर देंगे, और उसके बाद CM जो बोलेंगे वैसे मंत्री को चुनना होगा इनको। और छत्तीसगढ़, MP,
झारखंड, उड़ीसा में जनजातीय कल्याण मंत्री होगा। 94 संविधान संशोधन 2006 द्वारा बिहार बाहर हुआ इसमें। तो इसमें प्रोविजन है कि इन स्टेट में जनजातीय कल्याण मंत्री की नियुक्ति करेंगे राष्ट्रपति। और 94 संविधान संशोधन द्वारा इसमें से बिहार को अलग कर दिया गया। और सभी मंत्रियों को शपथ, मंत्री व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो जैसा वहाँ पे था वैसा ही सेम यहाँ पे भी। तो सभी मंत्रियों को शपथ वगैरह दिलाएंगे और मंत्री जो भी होंगे वो राज्यपाल के प्रति व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी। और आर्टिकल 166 है, राज्य के सभी कार्य राज्यपाल के नाम से, विभागों के बंटवारे के संबंध में, कार्य आवंटन के, तो ये सब करेंगे। ये कार्य आवंटन करेंगे, विभागों का बंटवारा करेंगे, किस विभाग में कौन से मंत्री रहेंगे, ये सब चीजें। और जो भी राज्य का काम होगा वो राज्यपाल के नाम से ही होता है। तो जैसा प्रेसिडेंट था वैसा ही सेम प्रोविजन है। और आर्टिकल 167, सीएम से राज्य के प्रशासन की जानकारी मांग सकते हैं। तो जहाँ जैसा कि वहाँ पे था कि प्रेसिडेंट यूनियन सीएम से जानकारी मांग सकता था, वैसा ही यहाँ पे है कि राज्यपाल भी शासन प्रशासन के बारे में जानकारी मांग सकते हैं कि क्या चल रहा है, अभी कौन सा कानून बन रहा है स्टेट में, ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, मतलब कौन सा कानून अभी तुम इंट्रोड्यूस करने वाले, ये सब चीजें मांग सकते हैं राज्यपाल। और राज्य के विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति करते हैं। तो जो भी राज्य का यूनिवर्सिटी है उसके कुलपति को नियुक्ति यही करते हैं। और इसीलिए राज्य विश्वविद्यालय का कुलाधिपति भी इनको कहा जाता है, तो क्योंकि नियुक्ति यही करते हैं इस वजह से इनको कुलाधिपति भी कहा जाता है, इनको राज्यपाल को। और राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करते हैं, शपथ दिलाते हैं, टर्म पद की, सब कुछ मतलब यही करते हैं। तो जैसा वहाँ पे था वैसा ही यहाँ पे। और आर्टिकल 168 में दिया गया है कि राज्य का जो स्ट्रक्चर है, तो जैसा वहाँ पे प्रेसिडेंट ऊपर होते, संसद के सदस्य तो नहीं होते थे लेकिन संसद का भाग होते थे, वैसे ही राज्य जो विधानमंडल है उसके राज्यपाल भाग है, उसके सदस्य नहीं है। विधान परिषद होती है, विधानसभा निचला सदन होता है, और राज्यपाल होते हैं वो भाग होते हैं लेकिन सदस्य नहीं। तो ये आप ध्यान में रखें। और व्यवस्थापिका संबंधित कार्य इनका देख लेते हैं हम। तो आर्टिकल 176 में पहले चुनाव का पहला सत्र संबोधित करेंगे। तो जैसा कि प्रेसिडेंट था यहाँ पे वैसा ही है कि पहले जब चुनाव होगा उसका पहला सत्र जो भी पार्टी जीत के आएगी वो जरूर संबोधित करेंगे। मतलब संबोधित करना मतलब एजेंडा बताते हैं कि आखिर में ये सरकार आने वाले दिनों में क्या क्या करेगी, ये सब चीजें बताया जाता है संबोधन। और आर्टिकल 173 के तहत 1/6 सदस्यों को नामित करते हैं विधान परिषद में। तो अब मान लीजिए कि कुछ स्टेट में, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि विधानसभा भी होती है, विधान परिषद भी होती है, तो वो सारे स्टेट में प्रोविजन नहीं है, कुछ स्टेट में है। तो उनके सदस्यों में जो जितने सदस्य होंगे उनके 1/6 सदस्य को नामित करेंगे राज्यपाल। जैसा कि राज्यसभा में प्रेसिडेंट नामित करता है 1/12 सदस्य को, वैसे ही 1/6 सदस्य को नामित करेंगे विधान परिषद में राज्यपाल। और ये आ सकते हैं साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता, आंदोलन प्लस समाज सेवा। तो वहाँ पे तो 4 ही ग्राउंड था लेकिन यहाँ पे 5 ग्राउंड है। वहाँ पे सहकारिता आंदोलन नहीं था लेकिन यहाँ पे है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। और आर्टिकल 191 में विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यता निर्वाचन आयोग से विचार विमर्श करके। आर्टिकल 192 में चुनाव आयोग जो कहेगा वही करना होगा। तो जैसा कि मैंने वहां पे बताया था कि 2 तरह से संसद सदस्यों की अयोग्यता घोषित की जाती थी। तो एक तो प्रेसिडेंट करते थे और एक दूसरा होता था एंटी डिफेक्शन लॉ के द्वारा। तो वहां पे प्रेसिडेंट जो करते थे अब यहाँ पे राज्यपाल करेंगे, और ये चुनाव आयोग से विचार विमर्श करके करेंगे। और लेकिन जो चुनाव आयोग बोलेगा वही करना होगा। तो वहाँ पे जैसे कि पागल हो जाए, दिवालिया हो जाए, किसी लाभ के पद पे आ जाए, भारत का नागरिक ना रहे, तो प्रेसिडेंट वहां पे हटा देता था एमपी जो भी सदस्य होते थे संसद के उनको। वैसे ही यहाँ पे जो एमएलए एमएलसी होते हैं उनको यहाँ पे उसी ग्राउंड से हटाया जा सकता है। वो राज्यपाल हटाएगा, वहां पे प्रेसिडेंट हटाते थे। वहां पे भी चुनाव आयोग से विचार विमर्श करके, यहाँ पे भी चुनाव आयोग से विचार विमर्श करके, और जो चुनाव आयोग कहेगा वही मानना होगा राज्यपाल। तो वहां पे जो 5 ग्राउंड था यहाँ पे भी मैंने लिख दिया है। दिवालिया हो जाना, लाभ के पद ले लेना। तो दिवालिया हो जाना मतलब उनकी संपत्ति है वो देनदारियों से कम हो चुकी है, मतलब जितना उनके पास संपत्ति है उससे ज्यादा उन पे लोन या कर्ज वगैरह हो गया है, तो उस पे डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा। यहाँ पे चाहे लाभ के पद पे आ गए हो कोई तो भी डिस्क्वालिफिकेशन हो गया। फिर मानसिक रूप से विकृत हो जाना, मतलब पागल हो गए हो। तो पागल हो गए हो तो आप विधानमंडल में काम ही करके क्या करें जब आपका दिमाग ही खुद ठीक नहीं है। और भारत का नागरिक ना रहा हो, भारत का नागरिक ही ना हो तो डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा। और आर्टिकल 174 जो है विधानमंडल के अधिवेशन बुलाता है। तो जैसे कि सत्र संसद में चलते हैं वैसे ही राज्य विधानमंडल में भी चलते हैं। तो उस सत्र को जैसे वहाँ पे प्रेसिडेंट बुलाते थे तो यहाँ
पे राज्यपाल बुलाए, और सत्रावसान करना मतलब सत्र की समाप्ति करना, सभा को भंग कर देना, तो ये सब चीजें करेंगे जो वहाँ पे वो करते थे। और प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करना, विधानसभा के सदस्य बनने के लिए शपथ दिलाते हैं। तो जैसे मैंने ये सब चीजें बता दिया है, तो आप जाके कृपया पीछे वाले वीडियो को देखें, तब आप लोगों को काफी अच्छे से समझ में आएगा ये सब चीज। और आर्टिकल 175 है कि विधानसभा को संबोधित करते हैं, संदेश भेजने का अधिकार है विधानसभा को, तो जो भी चाहे ये संदेश भेज सकते हैं विधान मंडल में कि इस बात पे आप चर्चा कराइए, इस बात पे चर्चा कराने की काफी जरूरत है। तो विधानमंडल में संदेश भेज सकते हैं और चर्चा करानी होगी विधानमंडल को उस टॉपिक पे जो ये भेजेंगे। और आर्टिकल 333 के तहत एक एंग्लो भारतीयों को, अब तो समाप्त हो गया है लेकिन नियुक्त करते थे। और आर्टिकल जो 213 है, अध्यादेश जारी कर सकते हैं राज्य विधानमंडल को जिस पर कानून बनाने का अधिकार हो। तो मतलब जो राज्य सूची का विषय है उस पे अध्यादेश जारी कर सकते हैं, जैसे कि प्रेसिडेंट संघ सूची पे अध्यादेश जारी करता था, तो ये राज्य सूची पे कर सकते हैं अध्यादेश जारी। तो मैंने अध्यादेश के बारे में प्रेसिडेंट के वीडियो में काफी अच्छे से बताया है, उसका प्रो कॉन सब बताया गया है, प्रॉफिट मतलब इसका महत्व क्या है और इसके सामने चुनौतियां क्या है, तो ये सब चीजें बात हो चुकी हैं, तो वो प्रेसिडेंट के वीडियो में आप देख सकते हैं। और अब हम देख लेते हैं कि इनकी वित्तीय शक्ति है क्या, मतलब कि फाइनेंशियल पावर क्या है इनके पास। आर्टिकल 199 के तहत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है, तो ये आप ध्यान में रखें। और राज्यपाल की पूर्व अनुमति के बाद राष्ट्रपति के लिए रख सकता है, क्योंकि कुछ लोगों को फायदा पहुंचाया जा सकता है। तो जो धन विधेयक है वो पहले राज्यपाल की अनुमति लेनी होगी, तभी आप विधानमंडल में रख सकते हैं। और जो वो धन विधेयक होगा वो राज्यपाल चाहे तो सुरक्षित रख सकता है प्रेसिडेंट के अनुमति के लिए, क्योंकि मान लीजिए कि जो आप धन विधेयक लाए हैं तो किसी एक कम्युनिटी को फायदा पहुंचा सकती है स्टेट गवर्नमेंट, तो इस वजह से प्रेसिडेंट चेक करेगा कि क्या ये मतलब सही है कि नहीं, एक कम्युनिटी को तो टारगेट नहीं किया जा रहा है फायदा पहुंचाने के लिए, इसमें ये सब की चेक कर सकता है वहाँ पे प्रेसिडेंट। और जैसा कि संचित निधि, आकस्मिक निधि, लोक निधि तो सेम स्टेट में भी होता है और आर्टिकल भी सेम है, ये आप ध्यान में रखिएगा। तो जो मैंने पार्लियामेंट के वीडियो में बताया था फाइनेंशियल मैटर पार्लियामेंट का, तो उसमें ये सब चीजें डिस्कस हो चुकी हैं। और राज्य बजट को विधानमंडल में रखवाता है, तो जो राज्य बजट होता है वो विधानमंडल में रखवाने का काम राज्यपाल ही करता है, जैसे वहाँ पे प्रेसिडेंट करते हैं। और राज्यपाल जो होता है वो प्रत्येक 5 वर्ष फाइनेंस कमीशन को नियुक्त करता है, क्योंकि जैसे सेंटर में प्रेसिडेंट नियुक्त करता है करों का बंटवारा के लिए, मतलब जो टैक्स होते हैं उनके विभाजन के लिए कि स्टेट में और सेंटर में, तो वैसे ही स्टेट में गवर्नर वित्त आयोग का गठन करते हैं, क्योंकि 3 लेवल स्ट्रक्चर का हम गवर्नमेंट का जो हमारा 73 अमेंडमेंट और 74 अमेंडमेंट हुआ था, उसके बाद हमने 3 स्ट्रक्चर गवर्नमेंट को अपनाया है, जैसे कि पंचायत वगैरह। तो अब इन सब के लिए स्टेट का जो पैसा आता है स्टेट गवर्नमेंट के पास, इनके बंटवारे के लिए ये प्रोविजन है वित्त आयोग का। तो ये सिफारिश करते हैं कि पंचायत और जो नगर पालिका नगर निगम होते हैं, तो इनमें कितना कितना पैसा देना है कहाँ पे, ये बताते हैं। तो आर्टिकल 143 और आर्टिकल 143 के तहत पंचायत के लिए पैसा आवंटन करना, नगर के लिए प्रावधान है ये सब। तो जब हम वहाँ पे देखेंगे तो इसको पंचायती राज सिस्टम, तो वहाँ भी डिस्कस हम करेंगे इसके बाद। और अब हम देख लेते हैं कि न्यायिक शक्ति इनके पास क्या है। तो जैसा कि प्रेसिडेंट के पास होता है न्यायिक शक्ति, वैसा ही इनके पास भी न्यायिक शक्ति है। तो अब हम ये देख लेते हैं। तो आर्टिकल 117 के तहत उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। नियुक्ति समय राज्यपाल से विचार विमर्श किया जाता है। तो जब राज्य हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति होगी न्यायाधीश की, तो उसमें राज्यपाल से भी विचार विमर्श किया जाएगा। नियुक्त तो प्रेसिडेंट करते हैं लेकिन विचार विमर्श इनसे भी होगा। और आर्टिकल 133 के तहत राज्यपाल हाई कोर्ट से विचार विमर्श करके जिला जो डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं उनकी नियुक्ति करते हैं। तो जो राज्यपाल है वो हाई कोर्ट से सलाह मशवरा करेंगे और उसके बाद वो जिला न्यायाधीश की नियुक्ति करेंगे। तो जिला जब हम जुडिशरी देखेंगे तो वहाँ पे भी इसकी बात होगी। तो डिस्ट्रिक्ट जज की नियुक्ति गवर्नर करते हैं, ये आप ध्यान में रखिएगा। और आर्टिकल 219 के तहत हाई कोर्ट के सभी न्यायाधीशों की शपथ या उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति दिलाएगा। तो मतलब हाई कोर्ट के जितने भी न्यायाधीश हैं उनको शपथ राज्यपाल दिलाएंगे। अगर वो नहीं रहेंगे तो वो किसी व्यक्ति को अधिकृत कर सकते हैं, वो उनके जगह पे ओथ दिलाएंगे उनको। और आर्टिकल 234 में है कि हाई कोर्ट तथा स्टेट PSC तो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो होता है के साथ विचार विमर्श करके DG मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अलावा अन्य न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति करेंगे। तो मतलब हाई कोर्ट और स्टेट जो PCS होता है उससे विचार विमर्श करके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। और
आर्टिकल 161 जो है उसमें क्षमादान राज्य सूची के विषय पे राज्यपाल कर सकता है। तो जैसे प्रेसिडेंट कर सकता है संघ सूची के विषय पे, वहाँ वैसे ही राज्यपाल क्षमादान कर सकता है। तो इसमें स्थगित कर सकता है, मतलब सजा को रोक सकता है, कम कर सकता है, सजा को कम कर देना, जैसे 5 साल है तो कम कर देना, 2 कर देना, प्रवृत्ति चेंज कर सकता है। तो जैसे कि मान लीजिए उम्र कैद को कुछ साल की सजा में चेंज कर सकता है, और माफ कर देना तो पूरा तरह ही माफ कर दे, और मृत्यु दंड में पुनः माफ नहीं कर सकते। तो मृत्यु दंड में ये मतलब पूरी तरह माफ नहीं कर सकते, ये है। प्रेसिडेंट तो मृत्यु दंड भी माफ कर सकता था, लेकिन राज्यपाल मृत्यु दंड माफ नहीं कर सकते, ये आप ध्यान में रखिएगा। और अब हम देख लेते हैं मेन जो पार्ट है, ये है यहाँ पे राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति है। तो आर्टिकल 153 से पता चलता है विवेकाधीन शक्ति मतलब डिस्क्रिशनरी पावर। तो अब देख लीजिए कि सीएम का चुनाव और विधानसभा में सरकार को बहुमत सिद्ध करने का निर्देश दे सकता है। तो ये 2 चीजें काफी कंट्रोवर्सी में रहती हैं। तो आपने देखा भी होगा कि बहुत सारे स्टेटों में जिस सरकार की सबसे ज्यादा सीट आई रहती है, मतलब जो पार्टी की सबसे ज्यादा सीट आती है, उनको गवर्नर सरकार बनाने के लिए नहीं बुलाते हैं। किसी जो कम पार्टी जीत के, मतलब कम सीटें जीत के जो पार्टी आई है, उसको सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर देते हैं। तो ये लेके बहुत सारा विवाद चलते रहता है। तो वो बिहार में भी हुआ था कि आरजेडी ज्यादा सीट लाई थी और जेडीयू को वहां पे मौका दिया गया सरकार बनाने के लिए, और भी बहुत स्टेट में हुआ था। तो ये सब लेके, और विधानसभा में कभी भी उनको निर्देश दे सकते हैं बहुमत सिद्ध करने का। तो जो प्रेसिडेंट रूल पहले लगता था, इसी मुद्दे पे लगा दिया जाता था कि गवर्नर खुद से बोल देते थे वहां पे कि अभी जो स्टेट में सरकार है जिसकी, वो अपना बहुमत खो चुकी है, तो उनको सिद्ध करने का मौका भी नहीं दिया जाता था। यहाँ तक होता था यहाँ पे कि, तो ये डिस्क्रिशनरी पावर है उनकी, ये आप ध्यान में रखेंगे। और आर्टिकल 156 का प्रयोग करने की सिफारिश कर सकते हैं। तो आर्टिकल 156 जो प्रेसिडेंट रूल होता है उसकी सिफारिश करने का बोल सकते हैं प्रेसिडेंट। तो ये देख लीजिए कि आर्टिकल जो 201 है, राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित कर सकता है। तो 201 जो आर्टिकल है उसके तहत राज्यपाल किसी भी ऐसे विधेयक, मतलब कि कोई भी ऐसा बिल है जो अभी पेश हुआ है, उसको वो कंजर्व कर सकता है प्रेसिडेंट के लिए, और फिर राष्ट्रपति भेजता है तो 6 महीने के अंदर विधानसभा में विचार कराना होगा, और फिर सेम या बदल के फिर राष्ट्रपति के पास भेजे। तो ये कंटिन्यू प्रोसेस चलते रहता है। तो जो मैं अभी बता रहा हूँ आपको कि जैसे कोई भी स्टेट असेंबली कानून पास करती है और वो राज्यपाल के पास जाएगा, बिना राज्यपाल के सिग्नेचर के कानून तो बनता नहीं है, आप लोगों को पता है। तो वैसे ही अब राज्यपाल के पास जाएगा, तो आर्टिकल जो 201 है उसके तहत राज्यपाल किसी भी मैटर को कंजर्व कर सकता है प्रेसिडेंट के लिए, कि प्रेसिडेंट देखे कि ये बिल सही है कि नहीं। मतलब कि ऐसा कोई भी बिल लगता है उसे कि ये किसी एक कम्युनिटी वगैरह को इससे फायदा पहुंचाया जा सकता है, तो उसको राज्यपाल प्रेसिडेंट के लिए कंजर्व कर लेता है। उसके बाद प्रेसिडेंट चेक करता है उसको, और प्रेसिडेंट उसको या फिर अपने पास रख लेगा या फिर उसको भेजेगा कि आप इस पे पुनर्विचार करिए, मतलब कि उसको सस्पेंस है, आप इस पे पुनर्विचार एक बार करिए, और 6 महीना पे वो जो बिल होगा उसको 6 महीना के अंदर में उस पे चर्चा करानी ही होगी स्टेट असेंबली में, मतलब विधानमंडल में आपको चर्चा एक बार करानी है, और फिर आप पास करके भेजिएगा राज्यपाल के पास, तो फिर वो प्रेसिडेंट के लिए फिर से कंजर्व कर सकता है। ऐसे ये प्रोसेस चलते रहता है कंटिन्यू। तो ये राज्यपाल की डिस्क्रिशनरी पावर है, और राज्यपाल की डिस्क्रिशनरी पावर प्रेसिडेंट से ज्यादा है। ये मैं आपको बता दूं कि जैसे प्रेसिडेंट को तो 99% मामलों में पीएम और जो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं उनकी बात माननी ही माननी है, लेकिन जो राज्य में राज्यपाल होते हैं गवर्नर, उनको ज्यादा डिस्क्रिशनरी पावर मिली है। पहला तो वो की, और उनकी क्या डिस्क्रिशनरी पावर है ये उन्हीं को पता है। मतलब ऐसा कोई भी बिल हो तो उस पे उन्हीं को पता है कि वो कंजर्व कर सकते हैं कि नहीं उस पे प्रेसिडेंट के लिए। तो ये है। तो अब हम आर्टिकल जब आगे इसको देखते हैं तो और पता चले। तो अब ये देख लीजिए कि जो आर्टिकल 200 है, मतलब 200 आर्टिकल जो है, इसमें लिखा गया है कि राज्यपाल एसेंट देगा अपनी, मतलब कि एसेंट दे देगा तो बिल, मतलब बिल जो होगा वो कानून बन जाएगा। और दूसरा वो वीटो कर सकता है। और इसमें जो तीसरा है राष्ट्रपति के पास भेजता है, तो इसमें 2 कंडीशन हो। एक तो कंडीशन है जिसमें अगर हाई कोर्ट के पावर को कम करना है या बढ़ाना है, जो भी ऐसा बिल अगर असेंबली में इंट्रोड्यूस होता है जिसमें कि हाई कोर्ट के पावर को बढ़ाना है या घटाना से रिलेटेड है, उसको कंपलसरी जो गवर्नर होता है वो प्रेसिडेंट के पास भेजेगा ही एसेंट के लिए, मतलब चेक करने के लिए। क्योंकि जो हाई कोर्ट होती है, तो हमने एकीकृत न्यायिक प्रणाली को लागू किया है अपने देश में। तो जो हमारा सुप्रीम कोर्ट होता है उसी का ब्रांच मतलब कि हाई कोर्ट होता है। तो हम लोग एक ही तरह से न्यायिक प्रणाली को किए हैं
हैं विकसित। इस वजह से अगर हाई कोर्ट के पावर को कम या ज्यादा करने वाला कोई भी बिल आता है तो उसको कंपलसरी है कि गवर्नर प्रेसिडेंट के पास भेजेगा ही। और इसमें दूसरा जो मैटर है, जो उसे महत्वपूर्ण लगे उसको वो कंजर्व कर सकता है। तो जो भी बिल असेंबली पास करती है स्टेट असेंबली, तो वो उसको कंजर्व कर सकता है। और इसमें यहाँ पे डॉट डॉट लाइन दिया गया है, मतलब कि वो समझे जो बिल को जरूरी है उसे वो कंजर्व कर सकता है। तो ये है यहाँ पे मैटर। तो इतनी ज्यादा डिस्क्रिशनरी पावर है राज्यपाल के पास, क्योंकि मेनली जो राज्यपाल होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एजेंट के रूप में स्टेट में काम करते हैं। तो ऊपर मैंने आपको बताया भी कि जो राज्यपाल होते हैं वो एजेंट के रूप में काम करते हैं, ताकि स्टेट को पता चल सके कि वो यूनियन के साथ ही रह सकता है, बिना यूनियन के साथ वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। तो इतना बात आप समझ लिए। तो अब हम आगे का प्रोविजन इसमें देख, तो अभी डिस्क्रिशनरी पावर ही चल रही है। तो अब यहाँ पे जो तीसरी बात चौथी बात ये सब है, तो ये इसमें है कि मंत्रिमंडल को पदयुक्त अगर बोलने पर विश्वास प्राप्त में मना, तो मान लीजिए कि अगर मंत्री जो मंडल होती है वो स्टेट की, तो अगर राज्यपाल बोलता है कि आप विश्वास सिद्ध करके दिखाइए, अगर वो नहीं करते हैं तो इस पे उनकी डिस्क्रिशनरी पावर है, उनको पद युक्त कर देगा, मतलब पद से हटा देगा। तो जैसा कि मैंने बताया भी ऊपर की पहले एक बीच ऐसा हो गया था कि राज्यपाल कभी भी बोल देता था कि जो सरकार है उसके पास अपनी मेजोरिटी नहीं है और प्रेसिडेंट रूल लगा दीजिए आप, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलता था। तो यही मैटर है यहाँ पे। और या फिर संविधान के अनुसार मंत्रिमंडल कार्य नहीं कर पे पदयुक्त कर सकते गवर्नर। तो मेनली अब तो जानते ही है कि संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है स्टेट में तो प्रेसिडेंट रूल लगता है। तो गवर्नर इसके लिए भी बोल सकता है कि संविधान के अनुसार राज्य का शासन नहीं चल रहा है तो आप यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा दें। और आर्टिकल जो 371 है इसमें के द्वारा कुछ राज्यों के राज्यपाल को विशेष उत्तरदायित्व में, तो मतलब आर्टिकल जो 371 है इसके तहत कुछ राज्यपाल जो हैं उनको विशेष दायित्व मिले हैं, जैसे कि गुजरात महाराष्ट्र के संदर्भ में विदर्भ का जो इलाका है और मराठवाड़ा सौराष्ट्र तथा कच्छ आदि क्षेत्र के विकास के लिए। तो ये जो इलाके हैं वो बहुत अंडर डेवलप हैं इलाके, इस वजह से वहाँ के जो राज्यपाल हैं इनको कुछ विशेष शक्तियां मिली है इन क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि ये क्षेत्र बहुत ज्यादा अल्प विकसित है। तो इस वजह से गवर्नर को ज्यादा पावर मिली है इलाके को डेवलप करने के लिए। और मेनली गवर्नर को पावर मिली है तो वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट उनकी मदद करते हैं। और दूसरा है कि नागालैंड के राज्यपाल को नागाओं के हिंसात्मक गतिविधियों से निपटने के लिए भी वहाँ पे गवर्नर को ज्यादा पावर मिले हैं। तो नागालैंड आप जानते हैं कि शुरू से ही मतलब वहाँ पे थोड़ा अशांति फैला हुआ था, तो वहाँ पे गवर्नर को ज्यादा पावर दी गई है ताकि वहाँ के लोगों को शांत किया जा सके कुछ टफ डिसीजन लेके। इस वजह से थोड़ा गवर्नर को ज्यादा पावर दिया गया है। और असम के राज्यपाल को जनजाति क्षेत्र के प्रशासन हेतु, तो जो जनजाति क्षेत्र होते हैं ट्राइबल एरिया, तो उनके प्रशासन के लिए भी राज्यपाल को ज्यादा शक्ति मिलती है, क्योंकि वो ऐसे मुद्दे होते हैं कि अगर आप उन पे ज्यादा सख्ती से कुछ भी करते हैं तो मामला ज्यादा बिगड़ सकता है। इस वजह से वहाँ के राज्यपाल को ज्यादा पावर दिया गया है जनजाति क्षेत्र के लिए। तो कुछ ऐसे विषय हैं जिसमें आपको मैं आगे बताऊंगा जब सेंटर स्टेट रिलेशन हम पढ़ेंगे, तो उसमें हम देखेंगे कि कहीं कहीं राज्यपाल को अधिकतर शक्तियां मिली है कि जो अगर सेंटर संसद कानून बनाती है तो वो जनजाति क्षेत्र में नहीं लागू हो सकती, क्योंकि अब वो लोग हैं तो उनका कल्चर कुछ दूसरे तरीके से का है। और तो वहाँ पे मेनली जो हम मॉडर्न कानून लगाते हैं वो लगाएंगे तो वहाँ पे विद्रोह होने का ज्यादा चांस है। इस वजह से कुछ ऐसा इलाका है वहाँ पे गवर्नर को ज्यादा पावर दिया गया है कि अगर संसद कोई कानून बनाती है तो वहाँ पे वो आरक्षित कर सकता है कि उस क्षेत्र में वो कानून नहीं लागू होगी। तो वो जब हम सेंटर स्टेट रिलेशन पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको काफी अच्छे से बताऊंगा। और चौथा है कि सिक्किम राज्यपाल लोगों के सामाजिक और आर्थिक कल्याण के लिए मतलब काम कर सकते हैं। तो सिक्किम के जो राज्यपाल, तो सिक्किम हमारे जो संघ है यूनियन में बाद में आके सिक्किम स्टेट जुड़ा है, आपको ये पता होगा। तो सिक्किम मतलब काफी पिछड़ा हुआ है। तो अब मान लीजिए पहाड़ी इलाका है, जनजाति लोग ज्यादा है, तो वहाँ पे राज्यपाल को ज्यादा शक्ति दी गई है कि सामाजिक और आर्थिक कल्याण करने के लिए। तो इतने डिस्क्रिशनरी पावर को हमने देख लिया राज्यपाल को। तो आपने देखा भी कि कितनी ज्यादा डिस्क्रिशनरी पावर है राज्यपाल के, जबकि प्रेसिडेंट के पास उतनी पावर नहीं थी राज्यपाल के से। अगर हम कंपेयर करें तो मतलब प्रेसिडेंट का पद राज्यपाल से आगे है, क्योंकि वो पूरे यूनियन को और पूरे देश का काम उसके नाम से होता है प्रेसिडेंट के। लेकिन आपने देखा यहाँ पे कि राज्यपाल के पास ज्यादा शक्ति है। तो अब हमें पता चलेगा
थोड़ा यहाँ पे ऐसे कि जब हम कंपेयर करेंगे राज्यपाल और राष्ट्रपति को तो ज़्यादा आपको पता चलेगा और ज़्यादा आपको क्लियरिफिकेशन हो पाएगा, क्योंकि मेनली जो क्वेश्चन आते हैं तो आप देखेंगे कि माइनर डिफरेंस होते हैं ऑप्शन, तो ऑप्शन बहुत कंफ्यूजन टाइप के होते हैं, आपको सारे ऑप्शन सही लगेंगे और सारे गलत लगेंगे। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे हर एक टॉपिक का कंपेयर भी मैं कर देता हूँ ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो एग्जाम में। और यूपीएससी के एग्जाम में आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगा, लेकिन स्टेट पीसीएस जो एग्जाम होगा तो डायरेक्टली वहाँ पे क्वेश्चन होगा आपके लिए, तो वहाँ पे आपको दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। और जो बाकी अदर छोटे मोटे एग्जाम है तो वहाँ पे तो आपको कुछ सोचनी ही नहीं है, ये सारे क्वेश्चन डायरेक्टली वहाँ पे जो पॉइंट लिखा हुआ है डायरेक्टली आपको ऑप्शन में मिलेंगे और आप वहाँ पे टिक कर सकते। लेकिन जो यूपीएससी का क्वेश्चन होता है तो वो काफी कंफ्यूज होता है, आप एक टॉपिक को 100 बार भी रिवीजन किए हैं तो वहाँ पे कंफ्यूजन पैदा होगा, ये आप प्रीवियस ईयर पेपर बना के देख सकते हैं। तो इस वजह से कंपेयर और जो टॉपिक है उसका कॉन्सेप्ट का क्लियरिफिकेशन काफी जरूरी हो जाता है आपके लिए। तो अब हम यहाँ पे कंपेयर कर लेते हैं तो आपको ज्यादा अच्छा से पता चलेगा। तो राज्यपाल मैंने इधर लिख दिया है और राष्ट्रपति को इधर लिख दिया है। तो पहले हम कंपेयर करेंगे बिल को लेके, तो जो विधायक होते हैं उसमें किसकी क्या पावर है ये हम देख लेंगे, उसके बाद हम और चीजें देखेंगे इसमें। तो मैंने आपको बताया भी है कि बिल जो होते थे वो तो 4 प्रकार के मैंने बताया था उस टाइम जब हमने बिल का कंपेयर किया था, और एक आध प्रकार के और भी बिलों का हमने डिस्कस किया था कि विधायक होते हैं। तो मेनली हम यहाँ पे 2 बिल के देखेंगे, एक होगा ऑर्डिनरी बिल जो हमारा सामान्य विधायक होता है और दूसरा होगा मनी बिल। तो मेनली इसी में पावर कंपेयर किया जाता है, इसी में प्रेसिडेंट और राज्यपाल का पावर देखा जाता है और क्वेश्चन भी यहीं से आते हैं। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है और मैं बता देता हूँ आपको अब। तो ऑर्डिनरी बिल मतलब सामान्य विधायक जो होता है, तो इसमें तो राज्यपाल के पास है पहले तो वो स्वीकृति दे दे, मतलब कि अपना एसेंट दे दे तो वो कानून बन जाएगा, और दूसरा की स्वीकृति ना दे तो वहीं पे बिल समाप्त हो जाएगा। तो जो विधायक है अगर स्वीकृति नहीं देता तो वहीं पे विधेयक समाप्त हो जाता है। और तीसरा इसमें है कि एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है दोबारा कि आप इस पे फिर से सोचिए, मुझे सस्पेंस है इसकी, इसमें कुछ ऐसे प्रोविजन है जिसका आप अगर सोचे तो इसको बदला जा सकता है, ये बोल सकता है गवर्नर। और दूसरी बार अगर विधानसभा पास करके भेजती है वहां पे तो अनुमति इनको देनी ही होगी गवर्नर को। और तीसरा दोबारा पास करे तो अनुमति, और एक जो होता है कि राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर लेता है। तो अब राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करता है तो उसमें भी 3-4 टर्म बनते हैं, मतलब 3-4 कंडीशन बनते हैं, वो हम देख लेते हैं। तो राष्ट्रपति पहले तो स्वीकृति दे सकता है, अगर कोई भी राज्यपाल अगर बिल को कंजर्व करता है प्रेसिडेंट के लिए तो पहला तो अगर वो स्वीकृति दे दे तो वो लॉ बन जाएगा, और दूसरा है उसमें कि अस्वीकार कर सकता है प्रेसिडेंट, और तीसरा है इसमें कि पुनर्विचार के लिए भेज सकता है प्रेसिडेंट, और 6 माह के अंदर विचार करनी ही होगी, फिर भेजें प्रेसिडेंट को। मान लीजिए कि विचार करके विधानसभा फिर से भेजती है और फिर राज्यपाल भेज देता है प्रेसिडेंट के पास, तो अब प्रेसिडेंट बाध्य नहीं है कि उसे एसेंट देनी ही है आपको, फिर से वो यही कर सकता है, और ये जो प्रोसेस है ये चलते रहता है। तो अब ये सब पे प्रेसिडेंट बाध्य नहीं है वहां पे कि वो अपना एसेंट देगा ही देगा। और अब हम देख लेते हैं कि प्रेसिडेंट के पास क्या पावर है। जो यूनियन सीओएम होते हैं, पीएम का जो बिल होता है, जो मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का बिल, तो उस पे राष्ट्रपति की क्या पावर है वो हम देख लेते हैं। तो जो सामान्य विधेयक है वो हम देख रहे हैं, तो मैंने ये बताया अभी। तो पहला है कि स्वीकृति दे दे तो कानून बन जाएगा, दूसरा होता है अस्वीकार कर दे या फिर पुनर्विचार के लिए भेज दे। तो अस्वीकार नहीं, मतलब पूरा पुनर्विचार के लिए ही भेजा जाता है, तो इसको सस्पेंस वीटो हम मानते हैं। तीसरा इसमें होता है कि पॉकेट वीटो का राष्ट्रपति यूज करता है, मतलब कि कोई भी बिल अपने पॉकेट में डाल लेता है, और इसका टाइम डिफाइन नहीं है, इस वजह से इसको पॉकेट वीटो बोला जाता है कि इसका कोई टाइम लिमिट नहीं है, जब तक चाहे प्रेसिडेंट अपने पास रख सकता है। तो यहाँ पे 2 प्रोविजन हमने देख लिया। अब हम देखेंगे कि धन विधेयक पे दोनों की पावर क्या है। तो धन विधेयक मेनली जो मनी बिल हम बोलते हैं, तो अब पहले हम देख लेते हैं कि राज्यपाल का। तो राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकता है, तो जो गवर्नर है धन विधेयक जो मनी बिल है उसको भी राष्ट्रपति के लिए कंजर्व कर सकता, और पुनर्विचार के लिए नहीं कह सकता। तो इसमें सस्पेंस वीटो नहीं लगा सकता गवर्नर, पुनर्विचार के लिए विधानसभा मतलब जो भी विधानमंडल होते हैं उनमें नहीं भेज सकता है। और अब हम देख लेते हैं कि प्रेसिडेंट को क्या पावर है मनी बिल पे। तो स्वीकृति देगा, मतलब जो मनी बिल होती है वो प्रेसिडेंट के पहले आज्ञा लेके ही पेश किया जाता है। स्वीकृति नहीं भी दे सकता है, लेकिन 99% मामलों में देता है, क्योंकि मैंने आपको बताया भी था जब हम प्रेसिडेंट का बात किए थे और जब हमने पार्लियामेंट में देखा था जो भी बजट वगैरह, तो उसमें मैंने बताया भी था कि जो मनी बिल होता है वो पहले प्रेसिडेंट की स्वीकृति से ही वो बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है संसद में। तो जब पहले ही स्वीकृति दे चुके होते हैं तो बाद में ये ना नहीं करते हैं, लेकिन कर सकते हैं, लेकिन 99% मामलों में ये अपना एसेंट देते ही देते हैं। तो अब हम और देख लेते हैं कि और कौन कौन सा पावर किनके पास है। तो मृत्यु दंड
माफ नहीं कर सकता गवर्नर। तो मैंने जो पार्डनिंग पावर ऑफ द गवर्नर एंड प्रेसिडेंट होता है, तो उसमें जो प्रेसिडेंट के पास है कि मृत्यु दंड भी माफ कर सकता है, लेकिन गवर्नर मृत्यु दंड माफ नहीं कर सकता। और जो भी चीजें होती हैं वो कर सकता है, जैसे कम कर सकता है, सजा का जो प्रावधान है उसको चेंज कर सकता है, लेकिन माफ नहीं कर सकता मृत्यु दंड। मृत्यु दंड माफ करने का पावर बस प्रेसिडेंट के पास ही होता है। और चौथा इसमें है कि सैन्य कोर्ट का सजा माफ नहीं कर सकता। तो सैन्य कोर्ट जो देते हैं फैसला, मतलब जो सैनिक होते हैं, तो सैनिक के जो मार्शल लॉ होते हैं उसमें गवर्नर को कोई पावर नहीं। सैनिक कोर्ट में बस प्रेसिडेंट ही माफ कर सकता है। अगर सैनिक कोर्ट में किसी सैनिक को सजा हो जाती है तो उसमें बस प्रेसिडेंट को पावर ही है कि वो माफ कर सकता है। तो इसमें विराम कर सकता है, परिहार कर सकता है, निलंबन और लघुकरण, चारों जो मैंने आपको पांचों बताया था वो सब इसमें प्रेसिडेंट कर सकता है। और क्या विवेकाधीन शक्ति है यही जानता है। सीओएम के सलाह पर करे या ना करे इसकी मर्जी। तो जो स्टेट के सरकार है तो उनके मर्जी पे काम करेगा या नहीं करेगा ये गवर्नर ही जानता है। और क्या इसका डिस्क्रिशनरी पावर है ये यही जानता है। वो अपने मन से किसी भी सलाह को मान सकता भी है और नहीं भी मान सकता। आप इस पे क्वेश्चन नहीं कर सकते। लेकिन जो प्रेसिडेंट है तो वो 42वें संविधान संशोधन द्वारा तो बाध्यकारी कर दिया गया था कि अगर यूनियन सीओएम कोई भी सलाह देती है तो आपको मानना ही मानना है। लेकिन जब 44वां संविधान संशोधन करके एक बार इसमें पुनर्विचार के लिए प्रोविजन कर दिया गया कि जो यूनियन सीओएम जो होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो वो अगर कोई भी चीज बोलते हैं तो उसमें आप एक बार पुनर्विचार के लिए बोल सकते हैं। तो ये प्रोविजन किया गया था इसमें। और छठा देख लेते हैं कि हम राज्य सूची पर सजा माफ करेगा। तो जो गवर्नर है वो राज्य सूची पे सजा माफ करता है, और जो प्रेसिडेंट होते हैं वो संघ सूची यूनियन जो लिस्ट है उस पे सजा माफ करेगा, और समवर्ती सूची पे भी माफ कर सकता है। और ये मैंने लिख दिया है मोर पावरफुल राज्यपाल है प्रेसिडेंट से, मतलब जितना सेंटर में पावर प्रेसिडेंट को है उससे ज्यादा पावरफुल राज्य में राज्यपाल है। तो ये इतना कंपेयर हमने देख लिया। तो अब हम थोड़ा सा देख लेंगे यहाँ पे कि जो सरकारिया कमीशन बनी थी उसने अपना रिकमेंडेशन क्या दिया था राज्यपाल पे। तो सरकारिया कमीशन की काफी सारी चीजें हम वहां पे भी देखे थे जब मैंने आपको इमरजेंसी प्रोविजन पढ़ाया था, तो यहाँ पे भी हम देखेंगे। तो सरकारिया कमीशन मेनली बना था सेंटर स्टेट रिलेशन के लिए कि कैसे संबंध को सुधारा जा सकता है राज्य सरकार और केंद्र सरकार। तो उसने बहुत सारा रिकमेंडेशन दिया था। तो राज्यपाल पे भी सरकारिया कमीशन ने बहुत सारा रिकमेंडेशन दिया था कि कैसे हम सुधार सकते हैं राज्यपाल के पद को, क्योंकि मेनली राज्यपाल के पद से ही अधिकतर कॉन्फ्लिक्ट होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य सरकार में, क्योंकि ये माना जाता है कि ये फेडरल स्ट्रक्चर के खिलाफ है ये प्रोविजन। क्योंकि फेडरल स्ट्रक्चर में दोनों सरकार अपने में पावरफुल होती है, 2 लेवल की गवर्नमेंट होती है और दोनों अपने आप में पावरफुल होती है। ये मैंने बताया था जब आपको मैंने फेडरल सिस्टम पढ़ाया था। तो यही चीज यहाँ पे सुधारने के लिए सरकारिया कमीशन बनाया गया था, और सरकारिया कमीशन ने कुछ अपनी सुझाव दिए थे, तो उसको हम देखेंगे। और जब भी क्वेश्चन मेंस में आएगा तो आप ये जितने पॉइंट है वहां पे लिख सकते हैं। तो या तो आप इसका नाम लिख के बोल सकते हैं कि सरकारिया कमीशन की ये रिपोर्ट है, इसमें ये सुझाव दिया गया है, या फिर आप डायरेक्टली सुझाव में लिख सकते हैं ये चीजें, इसमें सरकारिया कमीशन की नाम नहीं लिखे तब भी चले। तो अब हम देख लेते हैं सरकारिया आयोग की संस्तुति राज्यपाल पे। तो पद निष्पक्ष कुशल अधिक बनाने के लिए 1983 में बनाया गया था ये सरकारिया रिपोर्ट दी थी। तो आर्टिकल 155 में संशोधन कर नियुक्ति में सीएम की सलाह भी लेनी चाहिए। तो ये मैंने आपको जब इमरजेंसी पर आया था तब भी बात की, मतलब ऐसा प्रोविजन किया जाए 155 में संशोधन करके कि जब भी राज्यपाल की कोई नियुक्ति हो किसी स्टेट में तो उसमें जो स्टेट के सीएम है उनसे भी सलाह लिया जाए कि इन व्यक्ति को राज्यपाल बनाया जा रहा है आपके स्टेट का, तो ये सही है ना। क्योंकि मेनली काम करना है आपको स्टेट में ही और सीएम के कहने पे ही काम करना है। तो दोनों लोग आखिर में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों जनता के लिए ही काम करती है। तो अगर आप सलाह लेते हैं वहां पे तो संबंध अच्छा बनेगा, सीएम से सलाह लेते हैं तो ये एक इन्होंने सुझाव दिया। और दूसरा सुझाव दिया कि किसी व्यक्ति को अपने गृह में नियुक्ति न किया जाए। तो जो राज्यपाल बनाया जाए तो वो वहीं का नागरिक ना हो, मतलब जिस स्टेट का राज्यपाल बनाया जाए वो वहीं का नागरिक ना हो, किसी और स्टेट का नागरिक हो उसको राज्यपाल बनाया जाए वहां का। क्योंकि मेनली जो वहां के लोग होंगे तो वो मान लीजिए कि किसी और दल से हो, मान लीजिए ऑपोजिशन से ही हो वहां के स्टेट के, और आप उसी को राज्यपाल बना दिए तो मेनली वो परेशान करेगा जो स्टेट गवर्नमेंट होगी उसको। या फिर उनका कोई और भी मुद्दा हो सकता है, मान लीजिए स्टेट का जो सरकार है उनसे कोई और मुद्दा भी हो सकता है। वो स्टेट में होंगे तो कभी ना कभी कोई मुद्दा हुआ होगा, चाहे दूसरे कम्युनिटी के होंगे तो उनको पसंद ना हो, अगर उनको आप बना देते हैं राज्यपाल वहां पे तो वो परेशान करेंगे स्टेट गवर्नमेंट को। इस वजह से ये बोला गया कि जिस व्यक्ति को आप बनाते हैं राज्यपाल वो वही राज्य का व्यक्ति ना। और तीसरा इसमें बोला गया कि किसी अनुभव और
निष्पक्ष व्यक्ति को राज्यपाल बनाया जाए। तो राज्यपाल बनाया जाए वो निष्पक्ष हो, किसी पार्टी या दलगत राजनीति से जुड़ा हुआ आदमी ना हो और वो अनुभव हो उसके पास। ये नहीं है कि पॉलिटिकल अनुभव हो, उसके पास काम का अनुभव हो और निष्पक्ष हो, तब जाके वो अच्छा राज्यपाल बन पाएगा और जाके जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उनसे अच्छा कम्युनिकेशन होगा तो अच्छा काम होगा। और उस राज्य की राजनीति में सक्रिय ना हो, तो ऐसा ना हो कि उसी राज्य का हो और उसी राज्य की राजनीति में भी सक्रिय हो। तो मैंने जो ये दूसरा पॉइंट बताया था तो उसी से ये रिलेटेड पॉइंट कि वो राजनीति से सक्रिय आदमी ना हो। मान लीजिए राजनीति से जो सक्रिय होते हैं तो वो ऑपोजिशन ये सब लेके बहुत ज्यादा दिक्कत पैदा कर सकते हैं। तो वो मान लीजिए किसी नॉर्मल आदमी को आप बनाइए ताकि उसको राजनीति से कोई मतलब ही ना हो और सक्रिय राजनीति में ना हो। तो यही पॉइंट है ये। और अल्पसंख्यक व्यक्ति योग्य हो उसको पहले मौका दिया जाए। तो जो अल्पसंख्यक होते हैं, माइनॉरिटी वगैरह, इनको पहले मौका दिया जाए राज्यपाल में, क्योंकि मेनली अब बहुत जगह देखेंगे कि जो अल्पसंख्यक होते हैं तो वो बहुत पिछड़े हुए होते हैं। ना उन लोगों को कहीं पे अच्छी नौकरी वगैरह मिल पाती है और ना ही वो संसद में पहुंच पाते हैं, ना ही वो स्टेट असेंबली में पहुंच पाते हैं। तो इस वजह से उनको पहले मौका देना चाहिए ताकि उनको भी कुछ अधिकार मिल सके अपने लोगों को काम करने के लिए। तो ये सब चीजें जब हम करेंगे तो हमारे जो देश के अल्पसंख्यक हैं उनको बढ़ावा मिलेगा और वो भी आगे बढ़। और 7वां पॉइंट है कि राष्ट्रपति को 15 दिन पर रिपोर्ट देने की परंपरा चलती रहे। तो जो ये राष्ट्रपति को मैंने बताया था वहां पे प्रेसिडेंट रूल में कि गवर्नर राष्ट्रपति को हर एक 15 दिन पे रिपोर्ट देते हैं स्टेट के बारे में कि स्टेट का शासन प्रशासन कैसे चल रहा है, सही चल रहा है कि नहीं। तो ये प्रोविजन रहने दिया जाए क्योंकि ये जरूरी है। मान लीजिए कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट जानेगी तभी तो कुछ कर पाएगी कि कैसा चल रहा है स्टेट में शासन प्रशासन, संविधान के तहत चल रहा है कि नहीं, लोगों के अधिकार जो है उनका हनन तो नहीं हो रहा है, जंगल राज तो नहीं चल रहा है। तो ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट को पता होनी चाहिए ताकि वो सही डिसीजन ले सके सही टाइम पे, ताकि लोगों का भलाई हो सके जो राज्य में। तो ये प्रोविजन चलते रहे, ये बताया गया। और 8वां इसमें बोला गया कि राष्ट्रपति के लिए विधेयक आरक्षित की परंपरा चलती रहे। तो जो राष्ट्रपति के लिए मैंने बताया कि राज्यपाल कोई भी बिल कंजर्व कर सकता है, तो ये चलती रहे। तो ये सब सही चीज है, वो चलती रहे, इसमें ये रिकमेंडेशन दिया गया। जो गलत है उसको चेंज करने का रिकमेंडेशन दिया गया। तो विधेयक जो ये था, तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे तो उन्होंने ये सब प्रोविजन सही में रखा है, इसकी जरूरत थी। तो इसको हटाने का कोई भी जो कमेटी बनती है तो वो या फिर कमीशन, तो वो ऐसे ही रिकमेंडेशन नहीं देगी जो उन्होंने लिखा था अच्छे के लिए। रिकमेंडेशन वही दिया जाता है जिसका मिसयूज होता है। तो मिसयूज इन सब का नहीं होना चाहिए और नहीं होता भी है, तो इन सब को हटाने का कोई काम नहीं। और 9वां पॉइंट देख लेते हैं कि केंद्र सरकार अपने दल के व्यक्ति को उस राज्य में राज्यपाल नहीं जिसमें उसकी सरकार ना हो। तो अब मान लीजिए जो मेनली देखा गया है हमेशा की जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और जो अपोजिशन में जो गवर्नमेंट होती है उस सरकार की, मतलब जो सेंटर में सरकार है उसी की पार्टी की सरकार स्टेट में नहीं होती है, वहीं पे मेनली प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है। तो मैंने बताया भी था कि जैसे कांग्रेस ने एक साथ ही 9 स्टेट पे प्रेसिडेंट रूल लगा दिया था। तो अब मान लीजिए 9 में तो कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी एक साथ नहीं फेल हो सकती है। फिर बीजेपी आई सरकार, तो बीजेपी ने एक साथ फिर 9 स्टेट में जो अपोजिशन में थी उसकी पार्टी की सरकार नहीं थी उस स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगा दिया था। तो ये तो आप सीधे देख सकते हैं कि ये दलगत, मतलब कि ये राजनीतिक फैसला है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो पार्टी की सरकार है सेंटर में, उस पार्टी के ही आदमी को ऑपोजिशन में जिस स्टेट में गवर्नमेंट है उसकी, उस पार्टी के ही आदमी को आप गवर्नर ना बनाए, क्योंकि वो तो मेनली परेशान ही करेगा जो ऑपोजिशन की पार्टी की सरकार है दूसरे स्टेट में। तो ये रिकमेंडेशन थी कुछ जो आपने ये जान। और थोड़े से कुछ पॉइंट बचे हैं, ये मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो वास्तविक शक्ति इन्हीं के पास है और उसका संवैधानिक स्थिति राष्ट्रपति जैसा ही है। तो मेनली जो मंत्रिपरिषद होती है वो सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। और एक बात मैं ये बता दूं कि डायरेक्टली चूजन बाय द पीपल स्टेट गवर्नमेंट है और स्टेट सीओएम है, तो वो पावरफुल है कि यहाँ पे राज्यपाल पावरफुल है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला भी है कि मेनली जो पावरफुल है वो सीएम है और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो सीईओ में होते हैं वो है। इनकी स्थिति वैसे ही है जैसे कि सेंटर में प्रेसिडेंट की है। मेनली शक्ति पीएम के पास होती है और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मतलब उनके जो मंत्रिमंडल है उनके पास होती है। वैसे ही स्टेट में पावर है सीएम के पास और जो उनके सीओएम है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उनके पास है। राज्यपाल के पास पावर नहीं है। तो ये बताया गया है। कुछ ही मामलों पे इनको पावर दिया गया है ताकि स्टेट को बचाया जा सके जब स्टेट में कोई दिक्कत हो। अब प्रोविजन को इनको बार बार बिना मतलब के यूज करना नहीं चाहिए, यहाँ पे ये बोला गया है। और विशेष परिस्थिति में स्वविवेक शक्तियों का उपयोग करे। तो ये मैंने बता भी दिया आपको कि जब वैसी परिस्थिति आए तभी आप यूज करिए जो आपकी डिस्क्रिशनरी पावर है। आप बिना मतलब के किसी को परेशान करने के लिए जो
स्टेट पार्टी होती हैं उनको परेशान करने के लिए इस प्रोविजन का यूज नहीं कर सकते। ये संवैधानिक स्ट्रक्चर के हमारे खिलाफ है और ये फेडरल स्ट्रक्चर के भी खिलाफ है कि आप स्टेट की पावर ले रहे हैं या फिर स्टेट को परेशान। और पूंछी आयोग ने भी राज्यपाल को हटाने के लिए महाभियोग प्रक्रिया का सुझाव दिया था। तो जैसा मैंने बताया भी कि राज्यपाल को मैनुअली जब भी राष्ट्रपति चाहे तो वो हटा सकते हैं। तो पूंछी आयोग एक बनी थी, पूंछी कमीशन, तो उसने बोला था कि क्यों ना राज्यपाल को हटाने के लिए महाभियोग प्रक्रिया का उपयोग किया जाए। तो इतना चीज हम देख चुके हैं राज्यपाल में। तो अब हम अगला टॉपिक जो हमारा होगा वो स्टेट असेंबली के बारे में हम देखेंगे। तो उसमें स्टेट असेंबली को हम उसमें देखेंगे, जो हमारे विधानमंडल होते हैं उसमें विधानसभा, विधान परिषद, ये सब चीजें देखेंगे, उनका क्या स्ट्रक्चर है और दोनों का थोड़ा हम कंपेयर भी वहां पे करेंगे। इतना ही बताना था। ओके गाइस।